जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के बारे में। साइटोलॉजी एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी में ये जो साइटो टर्म है, इस साइटो का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है, ये जो लॉजी है इसका मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। तो इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। तो उसमें तो हिंदी देगा नहीं कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, नहीं, वो देगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसमें दिया रहता है ऑप्शन में साइटोलॉजी, तो उसको टिक करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जो होती है वो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भी सजीव बना है जिस चीज से, उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो देखेंगे कि इसका परिभाषा भी लिखे हुए हैं कि सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे छोटी इकाई कैसे है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि इकाई उसे कहते हैं कि जो सारे कार्य कर लेती है, जैसे कि श्वसन, कोशिका जो है वो श्वसन कर लेती है, पाचन कर लेती है, फिर से अपनी तरह कोशिका का निर्माण कर लेती है। जैसे कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ एक हड्डी का हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ हड्डी के रोगों का इलाज होगा। एक दांत का हॉस्पिटल है, उसमें दांत के रोगों का इलाज होगा। लेकिन जैसे कि एक है दिल्ली में एक एम्स है, उसमें सभी चीज़ों का इलाज होता है। तो वो एक इकाई है, हॉस्पिटल की एक इकाई है जो कि सबसे बड़ी इकाई है। दिल्ली में जो एम्स है वो सबसे बड़ी इकाई है। वहाँ पे कुछ भी हुआ है, आप एम्स में चले जाइए तो वहाँ पे सभी चीज़ों का इलाज होता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं एक छोटा हॉस्पिटल भी होगा जहाँ पे सारी चीज़ों का इलाज होता होगा, सारी चीज़ों के डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो वैसे ही ये जो शरीर की कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है जहाँ पे सारे कार्य होते हैं। सारे कार्य का मतलब है कि कोशिका में पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण भी होता है। कोशिका अपनी तरह कोशिका का भी निर्माण कर लेती है। तो इसलिए ये सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। कोशिका भी इससे भी छोटे होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और देखेंगे इसमें संरचनात्मक लिखा हुआ है। तो संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, तो संरचनात्मक का मतलब होता है उसकी संरचना, किसी भी चीज की संरचना। तो मानव शरीर की जो संरचना बनी हुई है या जो पादप की संरचना बनी हुई है उसकी सबसे छोटी इकाई है जिससे वो बना है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल होती है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोशिका है, जब बहुत सारी कोशिका मिलती है तो ऊतक का निर्माण होता है। और कोशिका को बायोलॉजी में एक कोशिका को एक यूनिट जो सेल होती है उसको जाइगोट कहा जाता है। एक कोशिका को जाइगोट कहा जाता है। जब ये जाइगोट जब डिवीजन करके बहुत सारी एक जैसी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो वो ऊतक बनते हैं। फिर ये ऊतक जो है वो बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। ऊतक भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि जो ब्लड में जो ऊतक पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जो मांसपेशियों में ऊतक होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक जैसे ऊतक ही एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अमाशय में जो ऊतक है वो एक जैसे ऊतक है, तभी अमाशय का निर्माण हुआ है। लीवर में जो ऊतक है वो एक जैसे ऊतक है, तभी लीवर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो एक जैसे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा हाथ, पैर, आंख, नाक, अमाशय, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अंग है। ये बहुत सारे अंग मिले हैं तभी तो पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है शरीर की वो कोशिका ही है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आसान भाषा में, जैसे कि कोई मकान है तो मकान बनाने में तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। तो उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ईंट ही होता है। ईंट में सबसे पहले ईंट को ही जोड़कर दीवार बनाया जाता है। बिना ईंट के कोई दीवार बना सकता है? नहीं, सबसे छोटी इकाई ईंट ही है। बहुत सारे ईंट को जब सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ा जाएगा तब दीवार बनेगी। मान लीजिए कि किसी ईंट को इस तरह से हम जोड़ दिए, किसी ईंट को इस तरह से जोड़ दिए, किसी को इस तरह से जोड़ दिए, किसी को इस तरह से जोड़ दिए, तो दीवार बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन जब ईंट को सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ा जाता है तो एक दीवार का निर्माण होता है। जब बहुत सारी दीवार मिलती है तो एक कमरे का निर्माण होता है। जब बहुत सारे कमरे मिलते हैं तब जाकर एक मकान का निर्माण होता है। तो इस मकान की जो सबसे छोटी इकाई है वो ईंट ही है। ठीक इसी तरह जिस तरह से मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, वैसे ही मनुष्य के या पेड़ पौधों के जो शरीर होता है उसका सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है। ठीक है, उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक इकाई कैसे है। ये तो हम लोग संरचनात्मक देख लिए, संरचना कैसे बनी हुई है, संरचनात्मक इकाई कैसे है ये देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक इकाई कैसे है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे तभी याद रहेगा, वरना ये तो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ भी लेते हैं लेकिन याद नहीं होता है। हम लोग को कॉन्सेप्ट से समझना है और याद करना है। ठीक है, अब ये क्रियात्मक इकाई कैसे है। तो ये जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन है वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा दिमाग है, ये काम करता है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम बोल पाते हैं, बोल रहे हैं तो हमारा जीभ जो है वो कार्य कर रही है। तो ये जो जीभ है, ये हमारा जो दिमाग है वो कार्य नहीं कर रहा है, जो दिमाग की जो सेल्स हैं वो कार्य कर रही हैं। ठीक है, जीभ की हम बोल रहे हैं तो जीभ का यूज कर रहे हैं, जीभ कार्य कर रही है, तो जो जीभ की सेल्स हैं वो कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रियात्मक इकाई हुई। ठीक है, कार्य कर रही है तो क्रियात्मक इकाई है। अब हम लोग आगे देखेंगे
कोशिका को जिसने खोजे ये वो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। तो कोशिका को इन्होंने कैसे खोजा? इन्होंने देखा एक कॉर्क का टिश्यू लिए, कॉर्क एक पौधा होता है पेड़, उसी का एक छाल था छोटा सा, उसी को इन्होंने लिया जो कि सूखी हुई छाल थी, उसको इन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप से देखे तो इन्होंने देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें दिख रहा है घर टाइप का, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक घर दिखा, लेकिन इसके चारों तरफ ये बस दीवारें ही दिख रही थी, इसके अंदर के कुछ भी कंपोनेंट जो कि कोशिका में होते हैं वो नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। लेकिन उस समय तो पता नहीं था कि कोशिका में कंपोनेंट होते हैं, तो इसी को इन्होंने सेल कहा। लेकिन ये जो इसके अंदर कुछ भी नहीं थे तो ये डेड सेल थी, ये एक मृत कोशिका थी। अब इन्होंने कोशिका को तो इन्होंने खोजा, चाहे मृत खोजे या जीवित, सबसे पहले तो इन्होंने ही खोजा कोशिका को। तो जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कि कोशिका की खोज किसने की, तब रॉबर्ट हुक को ही मारा टिक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब मृत कोशिका की खोज हो गई तो कोई तो होगा जो जीवित कोशिका को भी खोजा होगा। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया, ठीक है। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो इन्होंने किस चीज़ में जीवित कोशिका को खोजा? तो ये ऐसे ही बारिश में नहा रहे थे, ऐसा लिखा गया किताबों में कि बारिश में नहा रहे थे तो इनके नाखून में मिट्टी फंस गए थे। जब उस मिट्टी को इन्होंने निकालकर माइक्रोस्कोप पे रखे तो देखे कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं, जिसको इन्होंने सूक्ष्म जीव कहा और उनको फिर बैक्टीरिया कहा गया। तो ये जो बैक्टीरिया थे ये एक सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग मनुष्य जो होता है या जीव जंतु होते हैं, पादप होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, उनमें एक ही कोशिका होता है और उसी में सब चीज़ हो जाता है, श्वसन, ऊर्जा बनाना, उसका फिर से अलग कोशिका का निर्माण करना एक ही कोशिका में हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया की कोशिकाएं थी, ठीक है। अगर पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किस चीज़ में किया तो वो बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया की कोशिकाएं थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर आएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया तो लीवेनहॉक ही थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया, ठीक है। तो अब फिर आगे देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत भी आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत जो दिए वो उस वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिए। तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया, सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो स्लाइडेन है ये एक जूलॉजिस्ट थे यानी कि जीव जंतु का वैज्ञानिक थे, और ये जो स्वान थे ये वनस्पति यानी कि बोटनीलॉजिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के ये वैज्ञानिक थे। तो दोनों ने इन्होंने जीव जंतुओं के सेल पे कार्य किया और इन्होंने वनस्पतियों के सेल पे कार्य किया, कोशिका पे। तो दोनों ने बताया कि जो जीव जंतु हैं और जो पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से कोशिकाओं से ही बना हुआ है, ठीक है। यही कोशिका का सिद्धांत है कि जो पूरा शरीर होता है वो कोशिकाओं से ही बना होता है। और ये किसने बताया? ये स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। कोशिका के बारे में तो हम लोग अब जान गए कि कोशिका क्या होती है, कैसे उसकी खोज हुई। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है और उसका अंडा जो होता है वो पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो है ये पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो बहुत बड़ा होता है। जो नारियल का डाफ देखे ना आप लोग, अगर उसको सफेद कलर से पेंट कर दिया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा की तरह दिखेगा, ठीक है। उतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और वो एक ही सेल होता है, एक ही सेल से वो पूरा अंडा बना हुआ होता है। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा सेल है कोई तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटा सेल, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु की कोशिका है, एक जीवाणु की बैक्टीरिया की कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी होती है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। अब देखेंगे कि मानव में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन होता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, अंडाणु की कोशिका होती है जो कि फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। और फिर सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु की होती है जो कि मेल में पाई जाती है। ये अंडाणु और शुक्राणु आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो होते हैं ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं दोनों। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन यानी कि ब्रेन की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की कोशिका होती है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका में अंतर होता है। सबसे बड़ा कहें तो जैसे कि लाल किला जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार जो है वो लंबा है, ठीक है। वैसे ही सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु हो गई, लेकिन सबसे जो लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन यानी कि ब्रेन की कोशिका होती है। जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं वो लंबी कोशिका है, पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब देखेंगे कि सबसे तेज विभाजन कौन सी कोशिका में होता है। तो सबसे तेज विभाजन जो है वो लीवर की कोशिकाओं में होता है। अगर लीवर की कोशिकाओं में सबसे तेज विभाजन होता है। अगर आप किसी को अपना लीवर डोनेट कर दिए, मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन हुआ, आप लीवर को डोनेट कर दिए, या आपका लीवर खराब हो गया, कुछ हिस्सा लीवर का, और उसको काट कर निकाल दिया गया, तो फिर से लीवर जो है वो लीवर की जो सेल्स हैं वो डिवीजन करके पुनः एक नया लीवर का निर्माण कर लेती है। सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में।
और विभाजन रहित भी कोशिकाएं होती हैं कि उनमें विभाजन ही नहीं होता है, तो वो है न्यूरॉन यानी कि ब्रेन की कोशिकाएं। जो ब्रेन यानी कि दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस कहती है कि आप हेलमेट पहन कर चलिए ताकि आपके दिमाग में चोट न लगे, क्योंकि अगर दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो गई या मर गई या उनमें कुछ दिक्कत हो गया, वो खराब हो गई, तो उसमें फिर विभाजन नहीं होता है कि फिर से दूसरी कोशिकाएं बन जाए। जिसमें विभाजन होता है, जैसे कि आपका हाथ यहाँ पे कट गया तो वहाँ की कुछ कोशिकाएं मर गई, तो जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं वो अपने में विभाजन करके, जैसे कि एक कोशिका मर गई और उसके बगल की जो कोशिका है वो विभाजन करके 2 कोशिका बनाएगी, तो एक कोशिका अपने जगह ही बना जाएगी और दूसरी कोशिका को जो मर गई है उसके जगह पे भेज देगी, तो ये घाव आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, न्यूरॉन कोशिकाएं हैं जो विभाजन नहीं करती है, तो वहाँ पे विभाजन होगा नहीं। अगर चोट लग गया, कोशिकाएं मर गई, तो अब वहाँ पे डैमेज ही रहेगा हमेशा के लिए, वो ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें विभाजन ही नहीं हो रहा है। अगर विभाजन होता तब ना कोशिकाएं बनती और फिर जहाँ की कोशिकाएं मरी हैं वहाँ पे दूसरी कोशिकाओं को रख दिया जाता है, तो ऐसा उसमें नहीं होता है ब्रेन की कोशिका में। आशा करते हैं कि ये इतना हम लोग पढ़े ये आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब इससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग की कोशिका के जो अंग होते हैं, कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक